प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाउ, भव्यजनानन्द जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत अंतिम धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। धर्मानुप्रेक्षा में यहाँ धर्म दो प्रकार का बताया गया है और चारित्र रूप धर्म की चर्चा यहाँ की जा रही है। चारित्र वास्तव में धर्म है, लेकिन उस चारित्र रूप धर्म यानी धर्म का मूल वो क्या है, वो सम्यक दर्शन है। तो उस चारित्र धर्म है, उसमें सम्यक दर्शन तो शामिल है ही, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वास्तव में धर्म है। तो उस धर्म को यहाँ दो प्रकार का बताया गया है। कौन कौन से दो प्रकार का धर्म बताया गया है? विनीता आंटी। आवाज बंद है। मैं आया थी। हाँ जी। हाँ, संयुक्तम असंयुक्तम। यहाँ जो शब्द दिए है ना, वो पूछ रही थी मैं। बोलिए निशा जी। संसागत और असंग। पहला शब्द क्या बोला? संसागत। प्रोनाउंसिएशन गलत है। वर्षा जी आप बता पाएंगे? संगासत और असंग। संगासक्त, संसागत नहीं। संग आसक्त शब्दों के विच्छेद इसीलिए मैं बताती भी हूँ ताकि अपने प्रोनाउंसिएशन और भाव भी अपने को सही आए। संगासक्त, संग में जो आसक्त है, संग यानी परिग्रह, तो संगासक्त, और दूसरा असंग। संगासक्त यानी गृहस्थ का धर्म और असंग यानी मुनिराजों का धर्म। गृहस्थ के धर्म के कितने भेद किए हैं? 12 भेद किए हैं। एक शुद्ध सम्यक दृष्टि का चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, और फिर 11 प्रतिमाएं ले ली हैं। बढ़िया, 12 भेद किए हैं। एक तो चौथे गुण स्थानवर्ती शुद्ध सम्यक दृष्टि, और फिर 11 प्रतिमाएं। 11 प्रतिमाओं के नाम किसको याद नहीं है? बाकी सबको याद है? दीपिका जी आपको याद नहीं है? अटकते हैं बीच में, एकदम से सीक्वेंस में पूरा याद। तो कल याद करके रखिएगा, मैं सुनूंगी फिर। ठीक है।
यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, पहला जो उसमें था शुद्ध सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दर्शन के भेद यहाँ बता रहे थे। सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है। सम्यक की उत्पत्ति की योग्यता बताई कि किस 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 जीव को सम्यक उत्पन्न हो सकता है, तो चारों गति में हो लेकिन भव्य हो। मतलब सबसे पहले कहा चारों गति वाला है, यानी कोई गति की उसमें बाधा नहीं है। चारों गति वाला जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है, लेकिन भव्य होना चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, उसके संसार का किनारा नजदीक आ गया होना चाहिए और ज्ञानोपयोग से युक्त होना चाहिए, नानी। ऐसा जीव वो सम्यक प्राप्त कर सकता है। सेजल क्या कह रहे हैं आप? फिर 3 प्रकार के सम्यक की चर्चा की, औपशमिक, शायिक और शैवशमिक। उनकी भी चर्चा अपनी हो गई। शैवशमिक की चर्चा पूरी हो गई थी, कुछ बाकी तो नहीं उसमें ना? शैवोपशम सम्यक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। शैवोपशम किसे कहते हैं? बोलूं क्या? हाँ, वर्तमान कालीन सर्वघाती कर्म प्रकृतियों का उदयाभावी है उन्हीं कर्म प्रकृति यानी स्पर्धक। हाँ, स्पर्धकों का उदयाभावी है उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का जो भविष्यकालीन है सदवस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीनों रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। बढ़िया, ये तो शैवोपशम की परिभाषा हुई कि क्या वर्तमान कालीन, मतलब इसमें 2 तो काल चल रहे हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। और 2 तरह के स्पर्धक हैं, सर्वघाती और देशघाती। और फिर उनकी 3 तरह की अवस्थाएं हैं, उदयाभावी क्षय है, सदवस्था रूप उपशम है और उदय है। तो इनको आपस में अपने को ध्यान रखना है किसके साथ क्या है। तो वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका है उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका है सदवस्था रूप उपशम। और वर्तमान कालीन जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका है उदय। ऐसे 3 रूप जो कर्म की अवस्था है उसे क्षयोपशम कहते हैं। तो क्षयोपशम सम्यक्त्व से संबंधित जो कर्म है उनमें ये 3 अवस्था बने तो वो क्षयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व से संबंधित कर्म, सामान्य रूप से कर्म से सम्यक्त्व से संबंधित कर्म कौन से हैं? संबंधित का मतलब जो सम्यक्त्व में बाधा पहुंचाते हैं, उसको रोकने में, घात करने में निमित्त बनते हैं। क्या रेखा जी आप बोलेंगे? पद्मा जी? आवाज ही नहीं आ रही आपके फोन में, तो कई दिनों से कुछ चक्कर ही है। वर्षा जी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मतलब 7 प्रकृति का रहता है। दर्शन मोनि के 3 और चारित्र मोनि की अनंतानुबंधी 4। बढ़िया, ये सम्यक्त्व की विरोधी कहो, उसके घातक कहो, उससे रिलेटेड मतलब घात करने में रिलेट 7 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये 3 दर्शन मोनि और अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ। अब इन 7 प्रकृतियों में से जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका उदयाभावी क्षय, वर्तमान कालीन का जो भविष्यकालीन है सर्वघाती स्पर्धक उनका सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में जो देशघाती स्पर्धक है उसका उदय। तो ये आपको बताया था कि इन 7 में से सर्वघाती कौन कौन सी है और देशघाती कौन कौन सी है? बोली दीपिका जी, इन 7 में से सर्वघाती कौन सी है, देशघाती कौन सी है? देशघाती सम्यक प्रकृति है और बाकी 6 सर्वघाती। सर्वघाती, बढ़िया। तो अब आप परिभाषा बना सकते हैं शैक्षणिक सम्यक की, हाँ, बोलिए। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और
मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के निषेकों का उदयाभावी क्षय, वर्तमान कालीन उदयाभावी क्षय और इन्हीं क्षयों सर्वघाती प्रकृतियों का भविष्यकालीन सदावस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति के निषेकों का उदय, इस रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशमिक सम्यक कहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। वैसे स्पर्धक शब्द यूज में लेते हैं इसमें, पर वो अपने उसमें भी निषेक लिखा हुआ है, इसलिए चलने दो, कोई बात नहीं है। तो जो 6 प्रकृतियां हैं, अनंत अनुबंधी 4 और मिथ्यात्व और मिश्र, इन 6 सर्वघातियों का उदयाभावी क्षय, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन, इन 6 का ही सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में जो देशघाती सम्यक्त प्रकृति है उसका उदय। तो ऐसी 3 रूप अवस्था होती है, उसको शैक्षणिक सम्यक्त कहते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो अब मेरे को आपसे तीनों सम्यक्त की चर्चा अपनी हो गई है, औपशमिक की, शायिक की और शैक्षणिक की। अब आपको बताना है कि इन 7 प्रकृतियों में से औपशमिक में, शायिक में और शैक्षणिक में, एक एक का पूछ लेती हूँ। औपशमिक सम्यक्त में इन 7 में से किसका उदय है? औपशमिक सम्यक्त में इन 7 में से किसका उदय है? बोलिए सुनीता आंटी। सम्यक प्रकृति का उदय है इन 7 में से। कौन सा प्रश्न पूछा था मैंने, कौन सा सम्यक? औपशमिक सम्यक्त में। औपशमिक सम्यक्त में सम्यक प्रकृति का उदय है। बोलो पागल। भाभी उसमें तो इन 7 में से किसी का भी उदय नहीं है। औपशमिक में कह रहे हैं वो उपशम है, 7 के उपशम से। परिभाषा में ही क्या था औपशमिक में? 7 प्रकृतियों के उपशम से। औपशमिक में किसी का भी उदय नहीं है। शायिक सम्यक्त में किसका उदय है? किसी का भी उदय नहीं है शायिक में भी, ठीक है ना। तो इन दोनों सम्यक्त इस अपेक्षा से, औपशमिक और शायिक सम्यक्त को समान कहा जाता है, इस अपेक्षा से, निर्मलता की अपेक्षा से, कि एक भी 7 में से एक भी प्रकृति का उदय नहीं है। अंतर कहाँ है? उसमें दबी भी है औपशमिक में, और शायिक में तो बिल्कुल ही नहीं है। औपशमिक में भी ऊपर तो नहीं है, लेकिन दबी भी है अभी सत्ता में, ये अंतर है। पर निर्मलता में दोनों में कोई अंतर नहीं है। पर शैक्षणिक सम्यक्त में क्या है? शैक्षणिक सम्यक्त में इन 7 में से एक प्रकृति का उदय है। उदय है, वो सम्यक प्रकृति किसकी बेटी है? किसका भेद है? भेद है दर्शन मोहिनी का। दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उदय होने पर भी सम्यक्त बना हुआ है, इसलिए उस प्रकृति का नाम ही सम्यक्त रखा हुआ है, कि वो सम्यक्त को घात नहीं करती है, पूर्ण रूप से घात नहीं करती है। तो कुछ तो करेगी। बेटी किसकी है? बेटी दर्शन मोहिनी की है ना, तो कुछ तो मजा चखाएगी, कुछ तो शैतानी करेगी ही। तो क्या शैतानी करती है कि सम्यक्त में दोष लगाती है। सम्यक्त प्रकृति के उदय से सम्यक्त तो नष्ट नहीं होता है, शैक्षणिक सम्यक्त तो बना रहता है, लेकिन सम्यक्त में दोष अतिचार वो लगते हैं। निर्दोष सम्यक्त नहीं हो पाता है, पर वो शैक्षणिक सम्यक्त है वो बना रहता है। उसका काल काफी लंबा है। सूक्ष्म सम्यक्त तो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, और वो छूटता है मतलब या तो गुणस्थान चेंज हो जाए, या तो सम्यक्त तो दूसरा हो जाए, तो वो तो थोड़ी देर के लिए है। शायिक सम्यक्त एकदम से हो नहीं पाता इजीली, उसकी भी कंडीशंस है। तो ये शैक्षणिक सम्यक्त है, ये क्या कहते हैं, इजीली अवेलेबल है। चारों गतियों में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और उसमें 3 मतलब एक्स बहुत ज्यादा पुरुषार्थ, 3 करण की भी आवश्यकता नहीं है, 2 ही करण करो तो हो जाता है। इसलिए शैक्षणिक सम्यक्त तो वो सहज रूप से सहज मतलब कंपैरेटिवली आसानी से हो जाता है। यहाँ शैक्षणिक सम्यक्त की इतनी, बाकी इनमें बातें तो चर्चा बहुत है, बहुत काफी डिटेल है। अपन ने पहले कई प्रकरणों में इनमें अंतर और बहुत सारी चीजें इनमें की हुई हैं। अभी अपन उतना डिटेल, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने सबने पढ़ा हुआ है, बाकी लोग सब
हैं कि कुछ खास समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए प्लीज। हाँ भाभी, ये छायोपशमिक सम्यक्त में अनंतानुबंधी का भी सेम ही होता है क्या? ये सदावस्था रूप उपशम और आगे उदयाभावी छह, यही होता है या इसमें कुछ अलग होता है अनंतानुबंधी में? नहीं, वही होता है, सेम। सेम ही होता है। और फिर यदि शायिक करने के लिए हो तो इसकी विसंयोजना हो जाएगी पहले, हाँ मतलब इसमें जो लिखा हो ना, अथवा उनका विसंयोजन करके, तो वो बाद में हाँ, होगी। पहले पहले भी हम्म। हो सकती है, मतलब औपशमिक समय तो किया, उसके बाद अनंतानुबंधी की विषय योजना कर ले हम्म। और फिर शैक्षणिक कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर तब ये वाली स्थिति नहीं ये बनेगी वाली स्थिति क्षयोपशम। नहीं रहेगी, फिर वो दूसरी स्थिति बन जाएगी, पर कॉमन रूप से ऐसी स्थिति बताते हैं, क्योंकि वो मतलब ऐसा रेयर है, होता है वो औपशमिक समय के काल में भी विषय योजना, लेकिन वो तुरंत की तुरंत करना वो थोड़ा रेयर रहता है, और वो इतना समझ लो पॉपुलर यानी कॉमन भी नहीं है, इसलिए ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है। बोलो पारुल। भाभी अनंतानुबंधी का तो केवल उपशम ही होगा ना, उसका उदय थोड़ी आएगा, किसी भी प्रकृति का उदय नहीं आएगा उसमें तो। नहीं, उदय नहीं पूछ रहे, तो वो उदय भाविष्य और सदावस्था रूप उपशम की दोनों चीजें पूछ रहे ना, सर्वघाती स्पर्धकों का दो काम हो रहे हैं ना, वो पूछ रहे थे। दो काम चलेंगे, सर्वघाती स्पर्धकों का। वर्तमान कालीन का उदय भविष्य है, भविष्य कालीन का सदावस्था रूप उपशम है तो वही, लेकिन टाइम के हिसाब से जो वर्तमान में आ रहे हैं उनको उपशमित नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वो मैंने बताया था ना उस दिन थोड़ा सा ड्रॉ करके कि वो टाइम आ चुका है उनका, तो आ गया, तो अब क्या करें उनका, कि अब उनकी शक्ति को क्षीण किया जा सकता है। उदय भाविशय का मतलब क्या है? उदय भाविशय का मतलब बिल्कुल उदय नहीं आएगा ऐसा नहीं है, वो सर्वघाती बना उसका खत्म करके देशघाती रूप होके उदय में आ रही है, इसका नाम उदय भाविशय है, क्योंकि वो आ चुकी है। उदाहरण दिया था वो चक्की वाला भी रॉड में आ गई है, तो उंगली डाल के निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन अपन उसको खिसका के मतलब मोटा पतला कर सकते हैं, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते, ऐसा। देखिए इस तरह से बाकी विशेष जानना हो तो पहले की अपनी क्लासेस संबंध में काफी चली हुई है, तो वहां से कर सकते हैं। अभी देखिए अपन 137 पेज पे है, गाथा नंबर 310 है। सीरियल क्या बोलना है आपको? 310 नंबर गाथा की उत्थानिका पढ़ते हैं। अब औपशमिक, क्षयोपशमिक, सम्यक्त तथा अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देशव्रत, इनका पाना और छूट जाना उत्कृष्टता से कहते हैं। यानी औपशमिक सम्यक्त, शैक्षमिक सम्यक्त और अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देशव्रत, ये चार चीजें कह रहे हैं। इनको कब प्राप्त कर सकता है, कितनी बार प्राप्त कर सकता है और कितनी बार छूट सकता है, उत्कृष्टता से नहीं, मैक्सिमम कितनी अधिक से अधिक प्राप्त करे तो कितनी बार प्राप्त कर सकता है, और छूटे तो कितनी बार छूट सकता है, मतलब बात वही हो गई, छोड़कर ही प्राप्त करेगा, छोड़ेगा तभी प्राप्त कर पाएगा दोबारा, तो उसका उत्कृष्टता से मैक्सिमम टाइम उसका बता रहे हैं। गाथा बोलते हैं, बोलना प्रीति पीछे। गिन्हदि मुंचदि जीवो गिन्हदि मुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख वाराओ वे सम्मत्ते असंख वाराओ परम कसाय विनाशम परम कसाय विनाशम देश वयम कुणदियो किट्ठम। देश वयम कुणदि किट्ठम। देश वय ही है, देश वय कुणदी, अंक की मात्रा नहीं है, ठीक है, दोबारा से बोलते हैं। अन्वयार्थ में तो दी हुई है मात्रा ना, वो देश वयम दिया हुआ है। हाँ, पर वो हाँ बोलने में भी वही बनेगा, क्योंकि वय तो अलग ही, पर मुझे लगा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, वयम ही है, ठीक है। गिन्हदि मुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख वाराओ
परम कसाय विनाशम देश वयम कुणदियो किट्ठम। गिणहदि मुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख वाराओ परम कसाय विनाशम देश वयम कुणदि किट्ठम। देखिए, गिणहदि यानी ग्रहण करता है, मुंचदि यानी छोड़ता है, जीवो यानी जीव, वे यानी दो, सम्मत यानी सम्यक्त, दो सम्यक्त को ग्रहण करता है और छोड़ता है जीव। असंख्य वाराओ, असंख्यात बार, असंख्यात बार दो सम्यक्त को। परम कसाय विनाशम, पहली जो कषाय है उसका नाश करता है। पहली कषाय कौन सी है? पहली कषाय मतलब पहली कषाय कौन सी है? क्रोध, मान, क्रोध, क्रोध है पहली। कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ कर रहे हैं। कौन सी है पहली कषाय? बोलिए अंकल। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, पहली कषाय का मतलब है अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो पहली कषाय। पहली कषाय क्रोध नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो परम कषाय, कसाय विनाशम, पहली कषाय का जो नाश है वो, और देश वयम यानी देश व्रत, कुणदी, कुणदी यानी करता है, कुणदी यानी कहा है, उपकिट्ठम यानी उत्कृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, मैक्सिमम यदि करे, क्या करे? ग्रहण करे और छोड़े। ये जीव उत्कृष्ट रूप से ग्रहण करे और छोड़े किसको? दो तो सम्यक्त। इसमें तीसरा सम्यक्त क्यों नहीं लिया? दो ही सम्यक्त की बात क्यों की? सम्यक्त तो तीन होते हैं ना, तो तीन सम्यक्त की बात करनी चाहिए थी। वे तीन सम्यक्त को छोड़े और ग्रहण करे, दो ही सम्यक्त क्यों लिए? निशा जी बोलिए। आशा आंटी, इनको छूटने की संभावना है, शायद छूटता नहीं है। बढ़िया, ये हाँ, दो ही छूटते हैं, शायक तो छूटता ही नहीं है, इसलिए शायक को यहाँ नहीं लिया है। तो ग्रहण करना और छोड़ने की बात करना, शायक तो एक बार हो गया, बस ग्रहण ही होता है वो, अब उसमें उत्कृष्ट फिर छोड़ने ओढ़ने की बात नहीं है, इसलिए दो सम्यक की बात की। तो दो तो सम्यक्त, पहली कषाय का विनाश यानी अनंतानुबंधी का नाश। अनंतानुबंधी के नाश को क्या कहते हैं? एक शब्द बताया था, अनंतानुबंधी के नाश के लिए शब्द। विसंयोजना। बढ़िया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना। तो अनंतानुबंधी का नाश यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और देशव्रत, ये उत्कृष्ट रूप से जीव असंख्यात बार कुणदी यानी करता है। मैक्सिमम कोई जीव औपशमिक सम्यक प्राप्त करे तो कितनी बार कर सकता है? असंख्यात बार। शैक्षणिक सम्यक तो प्राप्त करे, करे तो प्राप्त करे, यही बता रहा है कि छोड़ेगा तब तो दोबारा प्राप्त करेगा। ग्रहण किया तो उतनी ही बार छोड़ रहा है, जितनी बार प्राप्त करना कह रहे हैं उतनी ही बार छोड़ना होगा। तो प्राप्त करे छोड़े, प्राप्त करे छोड़े, ऐसा कितनी बार कर सकता है? असंख्यात बार औपशमिक सम्यक्त, असंख्यात बार शैक्षणिक सम्यक्त, असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना। इसलिए उसको विसंयोजना शब्द वर्ड कहा है उसको, क्योंकि वो अनंतानुबंधी का नाश करके फिर से उसकी सत्ता आ जाती है, फिर से वो मिल जाती है, फिर से उसका नाश करता है, फिर से आ जाती है, इसलिए उसको नाश वर्ड नहीं दिया, विसंयोजना वर्ड दिया है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना और देश व्रतों का धारण, ये असंख्यात बार उत्कृष्टता से करता है। देखिए अन्वयार्थ, जीवो यानी यह जीव, औपशमिक शैक्षणिक ये दो तो सम्यक्त, अनंतानुबंधी का विनाश अर्थात विसंयोजन रूप, अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमाना। विसंयोजना का मतलब क्या है? अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन में बदल देना, कन्वर्ट करा देना, पूरा का पूरा अनंतानुबंधी को बिल्कुल खाली कर देना, वो कहलाता है विसंयोजना। और देशव्रत,
इन चारों को असंख्यात बार ग्रहण करता है और छोड़ता है, यह उत्कृष्टता से कहा है। पल्ले के असंख्यातवें भाग परिमाण जो असंख्यात उतनी बार उत्कृष्टता से ग्रहण करता है और छोड़ता है, बाद में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी मोक्ष की प्राप्ति तो होगी। ऐसा कोई जीव ऐसा हो सकता है कि ग्रहण किया औपशमिक सम्यक और या जो भी चारों चीजों में से ग्रहण किया छोड़ा असंख्यात बार कर लिया, अब क्या करे कि अब इसका तो मोक्ष ही नहीं होगा, ये तो बार बार में यही काम कर रहा है, कि नहीं। वैसे तो ये तो उत्कृष्टता से कहा है कि कोई जीव इतना, क्या बोले, नालायक कहें कि हीन पुरुषार्थी कहें कि क्या कहें, कि बार बार में ले रहा है फिर छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, ऐसा कर रहा है, तो कोई ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति हो तो असंख्यात बार ऐसा कर सकता है। फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट उसका हो गया असंख्यात। तो कितना असंख्यात, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। अपन ने इसी में पढ़ा है कार्तिकेयानुप्रेक्षा में, लोकानुप्रेक्षा के स्टार्टिंग में। पल्ले पढ़ा था, पल्ले पढ़ा था कि नहीं? किस में था पल्ले? उपमा मान में कि संख्या मान में? उपमा मान में था कि संख्या मान में था पल्ले? उपमा मान के भेदों में था, पल्ले सागर पढ़े थे ना, जगत श्रेणी जगत प्रतर ये सब। तो ये पल्ले, पल्ले वो जो गड्ढा किया था उसको रोमों से भरा था, फिर 100 वर्ष में, और वो 100 वर्ष में एक खाली करना, वो तो व्यवहार पल्ले के लिए भी जो कहा है ना, वास्तव में वो असंख्यात 100 वर्ष में एक बाल निकलता है वास्तव में, तो तब जाके असंख्यात वर्ष होते हैं व्यवहार पल्ले में भी, नहीं तो संख्यात ही हो पाएंगे, क्योंकि वो 45 अंक प्रमाण रोमखंड उसमें आ रहे हैं, तो 45 को 100 का गुणा करो तो संख्यात ही हो पाएंगे। तो पल्ले के असंख्यातवें भाग परिमाण, पल्ले का असंख्यात भाग करो और उसमें से एक भाग लो। असंख्यात भाग मतलब जैसे 100 के 100 भाग करे, थोड़ा सा वो शब्दों का भाव समझने के लिए बता रही हूँ। 100 है अपने पास, एक एक के 100 सिक्के हैं, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, 100 जगह उनको रख लिया, अब उसमें से एक उठाना है, ये कहलाता है असंख्यातवां भाग। तो जो पल्ले नाम की चीज है, अपने पास 100 रुपए थे, अपन ने उसको 100 अलग अलग डिवाइड किया था, अपने पास है पल्ले। अब पल्ले है, उसमें अपने आप में असंख्यात वर्ष है, उस असंख्यात वर्ष को अलग 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 असंख्यात वर्ष है, हाँ। तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे करके ढेरी बना ली अपन ने। कितनी ढेरी बना दी उनकी? असंख्यात। अब उसमें से एक ढेरी उठानी है, उस एक ढेरी में भी कितने वर्ष हैं? असंख्यात, ठीक है। जैसे मंदिर में गुल्लक खुलती है ना, कभी आप लोगों ने किया हो ऐसा काम, बचपन में हम करते थे, मंदिर में गुल्लक खुलती थी तो फिर वो अलग अलग छांट के ऐसे ढेरियां बना देते थे, इतने के सिक्के इतने के सिक्के ऐसा। तो वो एक ढेरी में भी कितने सिक्के हैं? अपने पास ढेरियां बन गई असंख्यात, और एक एक ढेरी में भी सिक्के कितने हैं? असंख्यात, ऐसा। तो पल्ले के असंख्यात भाग परिमाण जो असंख्यात उतनी बार सम्यक्त्व ग्रहण करता है दोनों प्रकार के, या फिर अनंत अनुबंधी की विषय योजना कर लेता है, या फिर देश व्रत धारण करके छोड़ देता है। उसके बाद फिर नियम से निश्चित रूप से मोक्ष जाता ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं जाएगा। वैसे तो इतनी मैक्सिमम तो कोई कोई होता है रेयर, इतना धीरे चलने वाला, अदरवाइज तो जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। पर एक भी जीव अगर दुनिया में संसार में ऐसा होता है जो ऐसा कर रहा है, तो फिर करणान योग में उसका निर्देश किया जाता है। इस तरह से आपको मैंने एक बात बताई थी कि औपशमिक सम्यक्त्व एक बार हुआ, प्रथमोपशम एक बार हुआ और छूट गया, छूटेगा ही, छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, ठीक है। उसके बाद में दोबारा औपशमिक सम्यक करना है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो कितने टाइम बाद कर सकता है? मिनिमम कितने टाइम बाद वो कर सकता है? प्रथमोपशम सम्यक एक बार छूटने के बाद में मिनिमम कितने टाइम बाद ही कर सकता है? पल्ले के असंख्यात में भाग
पल्ले के असंख्यातवें भाग पार, इतने टाइम बाद ही दोबारा कर सकता है, ठीक है। तो एक बार प्रथमोपशम सम्यक्त किया तो दूसरी बार प्रथमोपशम सम्यक्त कब करेगा? असंख्यात वर्ष बाद, ठीक है। फिर तीसरी बार प्रथमोपशम कब करेगा? असंख्यात वर्ष बाद। और कितनी बार कर रहा है? मैक्सिमम असंख्यात बार। आप समझो कितना लंबा टाइम सम्यक प्राप्त होने के बाद भी कितना लंबा टाइम वो रह रहा है। शिवोपशम सम्यक तो छूटा तो मिनिमम कितने टाइम बाद कर सकता है दोबारा? शिवोपशम सम्यक तो छूटा, देखो जिन लोगों को याद नहीं है ना, वो ऐसे मुझे ऐसा लगता है शक्ल देखते रहते हैं। एक तो याद नहीं है, फिर शक्ल देखते रहते हैं। तो लिखा करिए ना कुछ चीजें, फिर जिनको कह रही हूँ वो समझ रहे होंगे जो मेरी शक्ल देख रहे हैं। लिखना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए। तो फिर वरना तो फिर दोबारा पढ़ेंगे तब भी यही हाल रहेगा, दोबारा पढ़ेंगे तब भी यही हाल रहेगा। और फिर अब मैं बाकी जिनको आता है उनको तो आता ही है, मैं रीडिंग करके आगे बढ़ा करूंगी, फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी अब। क्योंकि जिनको समझना नहीं है उनको नहीं समझना है, जिनको समझना है जो समझे हुए ही हैं, तो फिर क्यों उनका भी समय व्यर्थ किया जाए। क्या प्रश्न पूछा था मैंने? बोलिए सुनीता आंटी। अंतर मुहूर्त बाद ही हो जाएगा वो तो। बढ़िया। शिवोपशम। शिवोपशम सम्यक्त दोबारा होने के लिए कम से कम कितना टाइम का गैप चाहिए कि अंतर्मुहूर्त बाद ही हो जाएगा? तो शिवोपशम सम्यक्त तो ऐसा अंतर्मुहूर्त में हुआ छूटा ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए अच्छा मैक्सिमम काल शिवोपशम सम्यक्त होकर छूटा और काल बीतता गया, मैक्सिमम काल कितना हो सकता है कि उसके बाद वो शिवोपशम ले ले? बोलो पारुल। 66 सागर। 66 सागर तक तो रहेगा, बना रहेगा। छूटने के बाद दोबारा लेने की पूछ रही हूँ। बोलो प्रीति। 132 सागर बताए थे क्या? 132 सागर वो तो वही हो गई ना, ये वो जो पारुल ने कहा उसी से हो गया। और कोई? मैंने बताया नहीं है, लेकिन मतलब निकाल सकते हैं मैंने जो बताया है उनमें से। बोलिए पूर्णिमा आंटी। आपका प्रश्न है कि शिवोपशम सम्यक्त ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक बना रहेगा? तो 66 सागर तक बना रहने बना के बाद रहेगा नहीं अंतर पूछ रही, तो नहीं बना रहेगा नहीं पूछ रही। शिवोपशम अंतर्मुहूर्त सम्यक्त के लिए छूट छूटेगा। गया। हम्म। अभी एक बार दोबारा सुनिए आप प्रश्न। शिवोपशम सम्यक्त छूट गया तो कम से हाँ, कम कितनी देर बाद हो जाएगा? तो कम से कम तो अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्तवादी ही हो जाएगा। ज्यादा से हाँ, ज्यादा अगर टाइम हम खींचे तो कितना टाइम खिंच सकता है कि वो शिवोपशम सम्यक्त नहीं करे, मिथ्यात्व में ही रहे और फिर दोबारा शिवोपशम सम्यक्त करे? तो अर्धपुद्गल परावर्तक काल शेष उसके पहले उसको करके फिर क्षयिक करना पड़ेगा, नहीं आएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा निकाल देगा तो प्रथमोपशम करना पड़ जाएगा। शिवोपशम की बात चल रही है। हाँ विनीता दीदी, आंटी। हाँ दीदी, असंख्यात वर्ष बाद ही करेगा क्योंकि पहले उपशम करके फिर शिवोपशम करेगा ना? नहीं 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 ऐसा भी नहीं है। नहीं। प्रीति कर रही हो कोशिश, पारुल कर रही है। बोलो पारुल, ये दोनों हाथ दिखा रही है। भाभी वो दोबारा अधिक से अधिक समय उतना लेगा पल्ले के असंख्यातवें भाग, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसको प्रथमोपशम समय करना बहुत पड़ बढ़िया, जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जो एक टाइम आपको बताया ना वेदक प्रायोगिक, मतलब कि ये एक पॉइंट है, यहाँ तक तो वो शिवोपशम ले सकता है, ये टाइम उसका निकल गया तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, अब उसको प्रथमोपशम ही करना पड़ेगा। तो जितने टाइम बाद दोबारा वो प्रथमोपशम कर रहा है, प्रथमोपशम का जो मिनिमम टाइम दिया है ना हमने, कितने टाइम बाद वो करेगा, वही टाइम शिवोपशम का है, बस उसमें एक समय कम कर देना, वही टाइम शिवोपशम का है। क्योंकि उससे पहले तक जब वो शिवोपशम ले सकता है, जब तक वो शिवोपशम ले सकता है तब तक वो दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकता है। जब तक उसको वो शिवोपशम समय करने की योग्यता है तब तक वो दोबारा प्रथमोपशम नहीं कर सकता है। तो दोबारा प्रथमोपशम कब करेगा? दोबारा करेगा पल्ले के असंख्यातवें काल बाद। तो उसमें एक समय पहले तक वो शिवोपशम कर सकता है ना। ये जो पल्ले का असंख्यातवा भाग काल जो इसके लिए अपन ने कहा, समझ में आया ना? कुछ लोगों को आ गया, अच्छे से चेहरा खिल गया उनका, आ गया प्रीति समझ में?
ये शोक्षम सम्यक का मैक्सिमम हम मिथ्यात्व में खींच लें, वो मैक्सिमम काल है इसका। ठीक है, खैर एक समय कम तो नहीं करना, उसमें ज्यादा समय होगा। मैंने ऐसे सामान्य से बता दिया, क्योंकि वेदक प्रायोग्य काल मतलब वो पहले पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी एक समय ही करेंगे। ठीक है, एक समय ही कम करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो वही चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये अपनी, मेरे को आज गाथा तो आगे लेनी थी, पर यही अपनी बातें चल गई हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इतना विषय। शायिक सम्यक तो एक बार हुआ तो दोबारा कितने काल बाद लेगा? शायिक सम्यक तो दोबारा लेने की कोई चांसेस नहीं है। सोच समझ के करना भाई शायिक, एक बार हो गया तो छोड़ नहीं सकते उसको। सम्यक तो ही एक बार हो गया, औपशमिक भी, तो वो सम्यक को लेकर ही रखेगा। सम्यक मतलब बना ही रहेगा, वो छूटता है ना, छूटना तो टेम्परेरी है, भले ही अर्धभुतगल परावर्तन काल है छूटने का मैक्सिमम काल, लेकिन वो टेम्परेरी है। फिर तो मोक्ष में पहुंच कर ही जीव रहता है, ऐसी इसकी स्थिति है। देखिए, अपन खाली गाथा और अर्थ अभी आज कर लेते हैं, ज्यादा फिर समय नहीं रहेगा। बाकी टीका इसकी भावार्थ काफी बड़ा है, चेंज हो रहा है। यहाँ ये भी कर्णान योग की मुख्यता से थी, दोनों तीनों गाथाएं। अब है थोड़ा न्याय का प्रकरण आएगा, न्याय शैली में आगे की बात चलेगी। थोड़ा सा देखिए, मतलब इस ग्रंथ में सारे टेस्ट अपने को मिल रहे हैं। अभी आगे फिर चरणान योग की आ जाएगी वापस, तो पीछे लोकानुप्रेक्षा में भी दोनों थे, कर्णान योग भी और अध्यात्म भी, न्याय भी, यहाँ पर भी इसी तरह से है। बोलिए आशान जी। सूक्ष्म सम्यक को छोड़ेगा तो वापस शादी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। शायोक्षम सम्यक को छोड़ने के बाद, हाँ वो तो शादी ही कहलाएगा ना, मिथ्या दृष्टि तो शादी ही कहलाएगा। फिर वही वापस पूरी सम्यक प्रक्रिया हो गया तो अनादि मिथ्या दृष्टि तो दोबारा हो नहीं सकता। तो पूरी प्रक्रिया वापस वही चलेगी। उसमें वो 7 प्रकृतियों का करेगा, 6 प्रकृतियों का। नहीं, कौन करेगा? मैं समझी नहीं। अगर वो दोबारा औपशमिक सम्यक्त करेगा ये वाला शादी मिथ्या दृष्टि, वो बताया तो था, शादी मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृतियों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त कर सकता है, बताइए आप। सबसे पूछ रही हूँ, शादी मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृतियों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त कर सकता है? बोलिए विनीता आंटी। दीदी वो तो 7 का करेगा ना, क्योंकि मिथ्यात्व दर्शन मोहनी की 3 हो गई ना, टुकड़े हो गए उसके। ठीक है अर्चना जी, ठीक नहीं है मतलब वो 5 का करेंगे, क्योंकि वो मिथ्यात्म आ गया तो फिर वो एक मिथ्याती प्रकृति उसकी आप उसमें लोग रहेगी। एकांती हो रहे हैं, अनेकांती क्यों नहीं होते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। एक 5 में एकांत है, एक 7 के एकांत में है। अगर उसकी प्रकृतियां जुड़ गई होंगी तो करेगा 5 का, नहीं तो फिर 6 का भी कर सकता है और 7 का भी कर सकता है। बहुत बढ़िया, यानी शादी मिथ्या दृष्टि 5 का भी कर सकता है, 6 का भी कर सकता है, 7 का भी कर सकता है। बताया तो बहुत अच्छे से, अभी वाली क्लासेस में ही बताया था। शादी मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों के, 6 के या 7 के उपशम पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त करता है, ठीक है ना। और अनादि मिथ्या दृष्टि उसके लिए एकांत है, वो 5 का ही करेगा, उसके पास है ही नहीं 6 और 7 तो। लेकिन शादी के पास तीनों ऑप्शंस हैं, 7 का भी कर सकता है, 6 का भी कर सकता है और 5 का भी कर सकता है। ठीक, बोलिए। लेकिन इसमें तो उसमें अनंतानुबंधी की विषय योजना भी कर ली है इसने, तो देशवत भी कर लिए है। नहीं, ये एक ही जीव की बात नहीं है, अलग अलग जीव भी हो सकते हैं, और एक भी जीव हो तो भी विषय योजना भी लैप्स हो जाती है ना, वो टाइम निकल जाता है उसका भी, विषय योजना भी लैप्स हो जाती है। देशवत भी लैप्स हो गए तो वापस वही आ गया। तो वैसे ही वो आगे इतने लंबे चलने ही नहीं हो, तो उसी भाव के लिए है। विषय योजना लंबी चलती है लेकिन वो भी लैप्स हो जाती है, सम्यक तो भी लैप्स हो जाता है। वापस वही फर्स्ट में आ गया, वही आ गया।
जब सम्यक ही छूट गया है और प्रथमोपशम योग्य हो गया है दोबारा, तो बीसी योजना तो कहाँ से बनी रहेगी? बीसी योजना उससे पहले ही लैप्स हो जाएगी। वापस वही जगह पे आ गया अपनी जगह। देखो विसंयोजना तो मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व में आएगा तो अनंतानुबंधी का उदय आएगा कि नहीं आएगा? मिथ्या दृष्टि, अनंतानुबंधी का उदय आएगा बिना सत्ता में आए। उदय कैसे आ जाएगा? उदय आया इसका मतलब सत्ता में आ गई अनंतानुबंधी। बीसी योजना तो तभी खत्म हो गई जैसे ही मिथ्यात्व में आया। तो बीसी योजना कब बनी रह पाई? बीसी योजना तो तब बनी रह सकती थी कि वो सम्यक तो मेंटेन रहता। मिथ्यात्व में आ गया, अकेला मिथ्यात्व रहता ही नहीं है, उसका एक अपवाद है जो विषय योजना करके मिथ्यात्व में आता है, तो अंतर्मुख तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम है, पर नियम से अनंतानुबंधी फिर सत्ता में आती है, उदय में आती है, वो स्टार्टिंग टाइम की बात है, तो वो तो आएगी आएगी। ठीक है, चलिए गाथा का पाठ करते हैं। 311 और 312 दो गाथा एक साथ है। 9 गाथा तक यही प्रकरण चलने वाला है, तो ये दो का ग्रुप है पहले यहाँ पर। 137 पेज है। अब 7 प्रकृतियों के उपशम क्षय क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ सम्यक्त्व किस प्रकार जाना जाता है, ऐसे तत्वार सिद्धांत को 9 गाथाओं में कहते हैं। ये तो कर्मों के हिसाब से बता दिया था कि इतनी, देखो 7 इसलिए कह रहे हैं मैक्सिमम को लेके कह रहे हैं, लेकिन अपने को समझ लेना उपशम के साथ 5, 6, 7 तीनों हो सकती है, और क्षय और क्षयोपशम में तो 7 ही होंगी, इतना ध्यान रखना। क्षय और क्षयोपशम में तो 7 ही प्रकृतियों का क्षय या 7 ही का क्षयोपशम होगा, और जब उपशम की बात आ रही है तो वहां सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 5, 6, 7 तीनों, या अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 7, 5 ऐसा समझ लेना। वो किस प्रकार जाना जाता है, माने वो सम्यक तो होता किस प्रकार है, वो सम्यक किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो वो जाना जाता है, यानी खुद को किस प्रकार से फीलिंग में आता है, वो चीज है तत्वार्थ श्रद्धान। तो कर्म अभी तो बताई थी बात पर द्रव्य की अपेक्षा से, वो जो बात कर्मों की बताई ना, कर्म में क्या हो रहा है, जो सम्यक तो प्राप्त कर रहा है उसको पता चलता है क्या, मेरे ये वाली दब गई, अब ये वाली दब गई, अब इसके 3 टुकड़े हो रहे हैं, कि अब ये हो रहा है, वो ध्यान में बैठा है, कुछ नहीं पता चलता उसको, तो शांति का वेदन होता है, उसको तो अंदर अपना श्रद्धान दृढ़ होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कर्मों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पता, वो तो केवल ज्ञानी भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है, अवधि ज्ञानी जो भी हो जीव, वो अवधि ज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं, अदरवाइज उसको अनुभव करते समय नहीं पता लग रहा है। तो अब वो ये अनुभव की तरफ से बात बता रहे हैं कि उस तत्वार श्रद्धान कैसा होता है, ये यहाँ इन गाथाओं में बता रहे हैं। देखिए उस गाथा का ही पाठ करते हैं अपन। ज्योतच्मणेयन्तम् ज्योतच्मणेयन्तम् नियमासद्दहति सत्भङ्गेहिम् नियमासद्दहति सत्भङ्गेहिम् लोयाणपणहवसदो लोयाणपणहवसदो व्यवहारपवत्तनाट्ठं च व्यवहारपवत्तनाट्ठं च जो आयरेण मन्नदि जो आयरेण मन्नदि जीवादिनवविहम् अर्थम् जीवादिनवविहम् अर्थम् सुदृणानेन नयेहि सुदृणानेन नयेहि सोऽसद्दिट्ठी हवे शुद्धो तो सद्दिट्ठी हवे शुद्धो ज्योतच्मणेयन्तम् नियमासद्दहति सत्भङ्गेहिम् लोयाणपणहवसदो व्यवहारपवत्तनाट्ठं च ज्योतच्मणेयन्तम्
नियमा सद्हदि सत्भंगेहिं लोयाणपणः वसदो व्यवहार पवत्तनाठं च जो आय ऋण मन्नदी जीवा जीवादिनव विहमर्थम सुदृणानेन नयेय सो सद्दिट्ठी हवे शुद्धो। जो आय ऋण मन्नदी जीवा जीवादिनव विहम अर्थम सुदृणानेन नयेह्य सो सद्दिट्ठी हवे शुद्धो। तो सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं या सम्यक दृष्टि कैसे होता है, वो परिभाषा यहाँ पर दी गई है। अभी मैं अर्थ भी कल ही करूंगी, टाइम ज्यादा हो जाएगा, कल ही इसको चलाएंगे। अर्थ करते हुए फिर अपन आगे भावार्थ में बढ़ जाएंगे। बोलिए निशांत जी। दीदी, जो क्षयोपम सम्यक के उत्कृष्ट काल बताया, तो क्या उसको ऐसा अंदर से लगता है इतने दिनों बाद का मैं क्षयोपम सम्यक का उत्कृष्ट काल नहीं, इसको बोलेंगे उत्कृष्ट अंतर। ये है अंतर, गैप। अच्छा अच्छा। काल तो है, क्षयोपम सम्यक तो मेंटेन बना रहे। नहीं नहीं वो नहीं, हाँ काल अंतर है। अंतर ठीक है, ये है दोबारा हो तो हाँ, दोबारा ये हो इसको तो इसको हाँ शास्त्रों में जो अपन ने पढ़ा है ना, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर, अच्छा, ये अंतर हाँ वाली चीज। नहीं अंतर वाली कह रही मैं, ये बात कह रही अंदर से, इसको ऐसा दिमाग में ले या तो नरक में गया वो या स्वर्ग में गया, वहां जाकर दोबारा होने की वजह से मनुष्य में तो असंख्यात वर्ष की बड़ा अटपटा सा लग रहा समझने में। नहीं नहीं, तो एक भाव की बात थोड़ी ना, बहुत सारे भाव हो सकते हैं ना, उसमें क्या बात है। अच्छा और बहुत भाव किसी भाव में, एक ही भाव में नहीं होगा ये काम। वो तो उतना टाइम बीतना है ना, तो कई भाव निकल जाए उसमें क्या है। नहीं, वो तो है ही। या फिर लंबी आयु हो पल वहां हाँ हाँ दो भूमियों हाँ, की या स्वर्ग नरक की, तो ठीक है। मतलब हाँ ऐसा ही लगता है कि लंबी आयु के हिसाब से जल्दी जमता है कि क्षयोपम सम्यक यदि अंतर पढ़ के दोबारा हो तो लंबी आयु के पढ़ने के बाद हो तो जचता ही है, हाँ फिर जचता हाँ, भी है। मनुष्य तिरंचों में भी भोगभूमि में ही पॉसिबल हो पाएगा, यहाँ नहीं हाँ होगा। हाँ हाँ यहाँ हाँ, नहीं होगा। ये कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जिनवाणी स्तुति। अहिंसा मई हो प्रवृत्ति सहज ही जीवन का आधार हो, सत्य सुख में अचौर धारे पर प्रीति त्यागे परमशील वरते रहे सहज निर्भय महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह उसे छोड़ लग जाए निज साधना में धुल जाए सब में समता की धारा से बढ़ते ही जाए सुआराधना में होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में एकाग्रता हो परम मग्नता हो साक्षात साधन मुक्ति का सुख में निर्दोष चारित जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।